दोस्तों आज मैं आपको कॉम्पोजिशन पढ़ाऊंगा। 5 तरह के कॉम्पोजिशंस होते हैं: डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, शॉर्ट स्टोरीज और पिक्चर कॉम्पोजिशन। अब देखो, कोई टीचर कहता है कि डिस्क्रिप्टिव करो, कोई कहता है नरेटिव करो, कोई कहता है पिक्चर कॉम्पोजिशन से दूर रहो। इस तरह से बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके समझ में ही नहीं आता। लेकिन दोस्तों, आपको टीचर की बातों पे ध्यान नहीं देना, आपको अपना देखना है कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल हो। मैं 5 टाइप्स आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। उसके बाद में आप डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आपको कौन से टाइप में फीलिंग आ रही है कि मैं यहाँ अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, उसको तैयार करो। टीचर की बात मत सुनो। देखो, इन सभी कॉम्पोजिशन को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक है इमेजिनेटिव और दूसरी है फैक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल। इमेजिनेशन का मतलब आप जानते ही हैं, मन गढ़ंत बातें इमेजिनेशन करनी है। यहाँ पे अपनी कोई भी कहानी इमेजिन कर सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपनी फीलिंग्स को डाल सकते हो। लेकिन फैक्चुअल में आप अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, यहाँ पर फैक्ट्स आते हैं और फैक्ट्स में आप चेंजेस को नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विजिटेड बाय यू। मान लो आपने लिखा ताजमहल के बारे में। अब यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन देने लगते हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। आपको कोई ऐसी बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन देना है जो हिस्टोरिकल हो, जहाँ पर आपने विजिट किया हो। आपको ये नहीं बताना है कि मैं बहुत थका हुआ था, ताजमहल को देखकर मेरी थकान दूर हो गई और आंखों को आराम मिल गया और मज़ा ही आ गया। अपने बारे में अपनी इमेजिनेशन को रखो साइड में, फैक्ट्स बताओ। यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताओगे चलेगा, लेकिन जो ज़्यादातर बातें हैं वो फैक्ट्स में रहेंगी। आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल उत्तर प्रदेश की सिटी आगरा में है। मुग़ल एम्परर शाहजहां ने इसको बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, और 1653 तक ये बनकर तैयार हुआ था। वाइट मार्बल का बना हुआ है। 20,000 से ज़्यादा वर्कर्स और आर्टिस्ट ने इसको बनाया है। ये सारे फैक्ट्स हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो एक क्वेश्चन आया कि इमेजिन दैट यू हैव चेंज योर स्कूल रिसेंटली, नरेट योर एक्सपीरियंसेस ऑन योर फर्स्ट डे इन द न्यू स्कूल, हाउ डिड यू फील एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पर करो आप इमेजिनेशन जितनी करनी है, अपने हिसाब से कहानी को बनाओ, अपनी फीलिंग्स को डालो, अपने ओपिनियंस को डालो। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखकर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मुझे इमेजिनेशन की तरफ जाना है, अपने हिसाब से चीज़ों को लिखना है, या फिर मुझे फैक्ट्स के ऊपर जाना है। और फैक्ट्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर मैं चेंजेस को नहीं कर सकता। जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वही लिखने पड़ेंगे मुझे। चलो अब हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन को आपको लिखना कैसे है। कॉम्पोजिशन लिखने से पहले नोट डाउन सम आइडियाज़। एक स्केलेटन बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, अगर आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करोगे ना तो वहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा कोट है, वो कहते हैं कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाए ना किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं शुरुआत के कुछ घंटे कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाऊंगा, एकदम से पेड़ को काटने नहीं लगूंगा। तो सेम बात यहाँ पर है। देखो, आपने अगर कॉम्पोजिशन लिखना एकदम से स्टार्ट कर दिया, बहुत बार ऐसा होता है कि आखिर में जाकर आपको याद आता है, अरे यार वो वाला पॉइंट छूट गया। तो पहले कुछ पॉइंट्स को लिख लो, जो जो आपको याद आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ के, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर बनाओ और फिर स्टार्ट करोगे लिखना। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, स्टिक टू द पॉइंट, नो नीड फॉर डेकोरेशन। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे टॉपर्स के आंसर्स को पढ़ा और एक भी कोटेशंस मुझे नहीं देखने को मिली। बहुत ज़्यादा कोई फैंसी वर्ड या कोई ऐसा फ्रेज़ देखने को नहीं मिला। सबकी लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, लेकिन उनके आंसर्स में ख़ास बात ये थी कि उन्होंने अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करा था, एक जैसे वर्ड्स को रिपीट नहीं करा था। अब बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि कोटेशंस को याद करो, नॉवेल्स को रीड करो, लेकिन टीचर की तो 1 घंटे की क्लास होती है, वो तो अपना कहकर चला जाएगा। याद तो बच्चों को करना पड़ेगा ना, संभालना तो बच्चों को पड़ेगा। शायद टीचर इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि एक बच्चे को कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, कितना बर्डन होता है उसके ऊपर। ऐसे में वो कोटेशंस को कैसे याद करेगा, और इतना ज़रूरी भी नहीं है। देखो, 80-20 का रूल होता है, ये ज़िंदगी में सब जगह पर अप्लाई होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका 80% एफर्ट जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट वहाँ पर आपको सिर्फ 20% मिलेगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर एफर्ट तो आपका 20% ही जाएगा, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, वो 80% होगा। तो कोटेशंस वगैरह पर और ज़्यादा फैंसी वर्ड्स के ऊपर मत जाओ। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। उस एनर्जी को आप लगाओ सिनोनिम्स को याद करने में, वहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और सिनोनिम्स याद करोगे तो वोकैबुलरी अच्छी होगी, सारी ज़िंदगी आपके काम में आएगी। जैसे बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, हैप्पी है, अब हैप्पी के सिनोनिम्स याद करो। हैप्पी तो बहुत आम सा वर्ड है ना, हर कोई यूज़ करता है।
तो जॉयफुल याद करो, चेयरफुल याद करो, इलेटेड, डिलाइटेड, कॉन्टेंट, एस्थेटिक, प्लीज्ड, इन सबको याद करो। शी फेल्ट हैप्पी की जगह पर लिखो शी फेल्ट इलेटेड आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़। देखो कितना मज़ा आ गया पढ़कर। ऐसे मिलेंगे आपको मार्क्स। सैड इमोशन है, सैड की जगह पर डिप्रेस, डाउनकास्ट, ग्लूमी, मिजरेबल, मेलनकली, हार्ट ब्रोकन, इस तरह के वर्ड्स को याद करो और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ करो। जैसे ही लुक्ड सैड की जगह पे लिखो ही लुक्ड ग्लूमी आफ्टर द लॉस। तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, वहाँ पर लिखना कॉमन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। पूरी वोकैबुलरी की लिस्ट आ जाएगी जो कॉमन वर्ड्स हैं, अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर थोड़ी एडवांस वोकैबुलरी यूज़ करो। जैसे ब्यूटीफुल है, बहुत जगह पर आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन कितना आम सा है ना, हर कोई यूज़ करता है। गॉर्जियस, स्टनिंग, लवली, अट्रैक्टिव, एलिगेंट, चार्मिंग, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करो। चलो हम लोगों ने बहुत सारी काम की बातें कर ली हैं, अब हम डिस्क्रिप्टिव एसे से शुरू करते हैं। नाम से पता लग रहा है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे अच्छे से, उसके बारे में बताओगे। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी और यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना होगा कि माइंड में पूरी पिक्चर बन जाए। अगर आप ताजमहल के बारे में लिख रहे हो तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि जो रीडर है ना, जो पढ़ रहा है, उसको उसके माइंड में ताजमहल की पिक्चर क्रिएट हो जाए। और पिक्चर माइंड में तभी बनती है जब आप सेंसेस को जगाओगे। देखो 5 तरह के सेंसेस होते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड साइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको अब मॉर्निंग वॉक के ऊपर लिखना है, तो आप लिख सकते हो द स्काई लुक्ड ऑरेंज एंड पिंक एज द सन बिगैन टू राइज। ये हो गया साइट यानी देखना। आई कुड हियर बर्ड्स चिर्पिंग स्वीटली ऑन द ट्रीज, साउंड हो गया सुनना। द स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड वेट ग्रास मेड मी फील काम। स्मेल आ गई यहाँ पर, आई टेस्टेड अ वार्म कप ऑफ टी आफ्टर द वॉक, इट फेल्ट रिफ्रेशिंग। टेस्ट आ गया, द कूल ब्रीज टच माई फेस जेंटली एंड मेड मी स्माइल, टच आ गया। तो इस तरह से आप सेंसेस को अपील करोगे। जैसे मान लो आपको अ विजिट टू द ताजमहल के ऊपर लिखना है, तो आप लिख सकते हैं द वाइट मार्बल मॉन्यूमेंट लुक ग्रैंड एंड शाइनिंग इन द सनलाइट। साइट को दिखा दिया, अब साउंड को दिखाना है तो आप कह सकते हो आई कुड हियर द सॉफ्ट फुट स्टेप्स ऑफ टूरिस्ट एंड द जेंटल वॉइस ऑफ गाइड्स एक्सप्लेनिंग इट्स हिस्ट्री। स्मेल के लिए आप लिख सकते हो द एयर स्मेल्ड फ्रेश विद द सेंट ऑफ नियर बाय फ्लावर्स एंड क्लीन मार्बल। टच के लिए लिख सकते हो द कूल मार्बल फ्लोर अंडर माई फीट फेल्ट स्मूथ एंड पीसफुल। अब ज़रूरी नहीं है कि पांचों के पांचों सेंसेस को आपको अपील करना है। जैसे यहाँ पर टेस्ट का कुछ बन नहीं रहा था अच्छा सा, तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन कम से कम कोशिश करो 2 या 3 सेंसेस को आप अपील करो ताकि रीडर के माइंड में पिक्चर क्रिएट हो। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे 3 जगह के ऊपर डिवाइड रहेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और आखिर में कंक्लूजन। और इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, अच्छे से नहीं लिखा, तो भी टीचर पहले ही माइंड बना लेता है। इंट्रोडक्शन को पढ़ते ही वो अपना माइंड बना लेगा कि बच्चे को कितने मार्क्स देने हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आखिर के कुछ लाइंस को पढ़ेगा, कंक्लूजन को पढ़ेगा। तो अगर कंक्लूजन अच्छे से लिखा होगा तो मार्क्स देने में उसको हिचकिचाहट नहीं होगी, अच्छे मार्क्स दे देगा वो। अब देखो आप इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ घुमा फिरा के लिखने की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि बच्चे क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, उनके पास में शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं। 300 से 350 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उसका आपने डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन में ही, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि शब्द ख़त्म हो जाएंगे। 100, 150, 200 वर्ड्स के बाद में समझ में नहीं आएगा कि लिखें क्या। जो कुछ भी पॉइंट्स थे, जो कुछ भी पता था, वो तो सब लिख दिया। तो इसलिए ऐसा कहूँगा मैं आपको कि इंट्रोडक्शन को कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट मत करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लिखना है अ स्पेशल वेडिंग सेरेमनी, तो इंट्रोडक्शन में वेडिंग के बारे में बता दो, अपना एक्सपीरियंस मत बताओ कि वो वेडिंग क्यों अच्छी थी, क्यों स्पेशल थी, किसकी वेडिंग थी, वो सारा बॉडी में लिखो। आप इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हो। अ फैमिली सेलिब्रेशन ब्रिंग्स जॉय टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जॉइन इन द सेलिब्रेशन एंड शेयर द जॉय। व्हेन देयर इज़ अ वेडिंग इन द फैमिली द जॉय इज़ मल्टीप्लाइड। In my not so long life, I have had the opportunity to attend many wedding ceremonies of various cultures and traditions, and it always makes me happy to talk about them. तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, डायरेक्ट आप आंसर नहीं करोगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप लिखोगे बॉडी के अंदर। बॉडी 2 या 3 पैराग्राफ की भी रह सकती है। तो यहाँ पर आप बॉडी कैसे लिखोगे, सबसे पहले पैराग्राफ चेंज करो, क्योंकि आपकी बात चेंज हो रही है ना, तो पैराग्राफ चेंज करो बॉडी का। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ अलग रहेगा। इट वॉज द वेडिंग ऑफ रमेश, वन ऑफ माई कजिन्स,
whom I hadn't seen in at least a few years due to our living in different cities that were far apart. So when Ramesh invited my family to his wedding, I was overjoyed and excited. Not only because it would allow me to witness one of his happiest days, but also because it would allow me to finally meet him after a long time. There was great excitement among us to see the preparations for the wedding celebration in our family the day before the wedding decorations were made. और आखिर में आप कंक्लूड कैसे करोगे? आपको बताना पड़ेगा कि ये वेडिंग सेरेमनी क्यों स्पेशल थी आपके लिए. जिस बारे में भी आपसे कहा जाएगा लिखने के लिए, उसका आप जवाब दोगे, उसको समराइज करोगे 2-3 लाइनों में. आप लिख सकते हैं, इट वॉज अ स्पेशल वेडिंग सेरेमनी फॉर मी बिकॉज आई कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लिटिल टू द ओवरऑल वेडिंग सेरेमनी डेकोरेशन आइडियाज which were greatly appreciated by the attendees. The wedding was also special to me because it allowed me to see my cousins and catch up with them during a joyous occasion. एक क्वेश्चन देखते हैं. Describe your experience when you led a carefree life for a day, doing all that you have always wanted to do but never got the time for it. मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे. इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? How can life sometimes be worrisome? Mention how everyone has their worries. परेशानियों के बारे में लिखो इंट्रोडक्शन में कि हर किसी की ज़िंदगी में चिंता होती है. कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब लाइफ बर्डन लगने लगती है, सब कुछ बुरा लगने लगता है, या कुछ भी अपने पास से आप लिख सकते हो. मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट आपको जंप नहीं करना. उसके बाद में प्लॉट बनाना स्टार्ट करो. आप कह सकते हो कि मैं अपने दोस्त से जाकर मिला, मेरे दोस्त ने कहा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, या फिर हम दोनों ने बैठ के साथ में खाना खाया, या फिर हम जो है पतंग उड़ाने चले गए छत के ऊपर. कुछ भी आप लिख सकते हो. एक प्लॉट क्रिएट करना पड़ेगा आपको. और प्लॉट को क्रिएट करने के बाद जो जो आपने एक्टिविटीज़ करी हैं वो सब बताओगे, मेंशन करोगे, और सेटिंग बताओगे. सेटिंग मतलब जहाँ पर आपने अपना टाइम स्पेंड करा. जगह के बारे में बताओगे और परफेक्ट वेदर दिखाओगे. और आखिर में कंक्लूड कर देना. Almost everyone worries about something, whether it's themselves, their family, their friends, or their relatives from the moment they wake up. The thought, I have to do this, that, and the other, is a major contributor to anxiety. Life appears to be a challenge or a burden. I too was a target of stress until one day when I let go and did what I wanted to do. Simple introduction है. पैराग्राफ को चेंज करो, प्लॉट को बनाना स्टार्ट करो. My friend noticed that I was not as upbeat as usual. अपबीट का मतलब होता है चेयरफुल. तो मेरे दोस्त ने नोटिस करा कि मैं इतना खुश नहीं दिखाई दे रहा हूँ जितना आमतौर पे दिखता हूँ. He wanted me to spend a day doing whatever I pleased without overthinking. We planned a full day of activities for me. We met in the afternoon and went to see a movie that I had been wanting to see for a long time. We then went to a cafe that I like for snacks and coffee. The day was already becoming calmer, and the sun was not as harsh as it had been. We went to the beach because the weather was perfect. The beach was lovely, and the sky was a variety of colors ranging from blue to orange to pink. The clouds were dense and blanketed the horizon. We sat on the shore and talked about anything and everything, but at the same time we were silent. We decided to have an ice cream when the sun finally set, leaving us alone and devoid of color. We went for a walk around the neighborhood and stopped at the first ice cream cart we saw. Keeping in mind our theme for the day, no thinking, I took the first bite. The ice cream was cold and creamy. It melted on my tongue and filled my mouth with sweet vanilla taste. I felt a soft shiver as the cold stayed on my lips. दोस्तों, आपने सारी चीज़ें बता दी, अपना एक्सपीरियंस बता दिया. अब आपको कंक्लूजन की तरफ जाना है, तो आप इस तरह से जा सकते हैं. एंड जस्ट लाइक दैट अ लवली डे वॉज कमिंग टू एन एंड. We ate quietly, absorbing each other's company. Coming to terms. Coming to terms का मतलब है किसी मुश्किल चीज़ को, किसी दुख भरी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना. तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि we would have to return to our hectic lives the next day. एकदम से बात को ख़त्म नहीं करना, धीरे धीरे ख़त्म करना है. We finally said our goodbyes. The day felt so peaceful and carefree. It felt liberating and comforting. Just like the blanket of clouds that covered the horizon in the evening, I felt light and free. तो देखा आपने कितना आसान है डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन को लिखना. मैं हर टाइप के लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. आज हमने डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन को देखा है, कल दूसरे टाइप्स को देखेंगे. अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो. आपको ICSE इंग्लिश लैंग्वेज के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे. मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में. जय हिंद.